नमस्कार, ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय के लोग विभिन्न हिस्सों में बटे हुए हैं। इस बीच राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आंकड़ों से पता चला है कि 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 12 दिनों की अवधि में मराठा आरक्षण के लिए कथित तौर पर 19 मराठों ने आत्महत्या की। इन्हीं 12 दिनों की अवधि में मराठा कोटा आंदोलन में हिंसा भी हुई, जिसने राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में महाराष्ट्र दिव्यांग मंत्रालय के अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू से हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी एक सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो चुकी थी, जिसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले हमारे साथ में हैं दिव्यांग मंत्रालय के अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू, जो खास तौर पर इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। आपने भाऊ, तो ये कैसा मतलब संभव हुआ और दूसरे मंत्रियों को और आमदारों को वहाँ खास तौर से जाने नहीं दिया जा रहा था? ऐसे में आपने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है जो सरकार की जो मतलब परेशानी को दूर किया। मैं भी आंदोलनकारी था और वो भी आंदोलनकारी है, और इसलिए एक में की भाषा समझ पाए, एक में की भावना हम समझ पाए, और इसलिए मैंने बोला कि हमने पहले से शुरू किया था। मराठा कोई जात नहीं है, मराठा ये मिली हुई पदवी है महाराष्ट्र को। जैसा राजपूत हो, पंजाबी हो, तो उसे हम पंजाब वालों को पंजाबी बोलते, वहाँ सिख वगैरह नहीं बोलते। राजपूत में सूर्यवंशी भी रहते, व्यापारी रहते, बनिया भी लोग रहते। तो राजस्थान से आए तो हम राजपूत ही कहते हैं। जैसा मराठा में महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि मराठा बोले तो सभी 18 पगड़ जाति के लोग हैं। उसमें तेली हो, बारी हो, माड़ी हो, धंगर हो, माहर हो, ये सभी लोग महाराष्ट्र में जो रहते थे और जो लड़ते थे उसको हम मराठा कहते थे। यही बात फंस गई थी उनकी कि मराठा ये कुंभी है, और कुंभी नहीं तो दूसरा कौन है ये बताना चाहिए। तो विदर्भ के मराठा जो थे वो कुंभी प्रमाण पत्र मिला, पश्चिम महाराष्ट्र वालों को मिला, खाली मराठवाड़ा लोगों को मिला नहीं। और यही गलती सरकार ने की। उन पर 40-50 साल से अन्याय हो रहा था, और जो जरांगे पाटिल ओपोजिशन को बैठे बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता था, 20 साल से लड़ रहा है वो, और उन्होंने खुद की ज़मीन 3 एकड़ बेचा इस आंदोलन के लिए। और इतने ताकत से अगर कोई कार्यकर्ता हो, कोई भी जात धर्म का रहे, अगर वो कार्यकर्ता और निस्वार्थ भावना से अगर लड़ता है तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है उससे मदद करें, चाहे कोई भी धर्म का हो, और उसकी जान बचना चाहिए। इसलिए मैं सरकार की तरफ से नहीं गया था, मैं एक कार्यकर्ता बन के वहाँ गया और उसे बचाने में मेरे को यश आया। अगर नहीं मैं जाता था, 2-3 दिन रहते थे तो उसने पानी बंद किया था और अटैक भी आकर कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, एक कार्यकर्ता ने मदद करना चाहिए, और मैं गया तो उसमें यश आ गया। उसमें कई मैंने बहुत तीर मारे ऐसा भी नहीं होता, लेकिन ये बड़ी बात है कि अचलपुर मतदार संघ का एक आमदार विधायक, जिसका लोग ऐसा बोलते कि अकेले आने से क्या होता है, तो हमने साबित कर डाला अकेले आने से नहीं, एक तरफ 100 है और बच्चू को अकेला है तो भी हम सक्सेस में है, ये हमने बताया है। और ये मतलब 3 महीने का समय दिया गया है, तो क्या आपको लगता है इस पर? बिल्कुल, क्या है वो तो सीधी सादी बात है। रिकॉर्ड में, और मेरे पिताजी के रिकॉर्ड में, पिताजी के रिपोर्ट में मराठा है, बीच में कुंभी आ गए और मैं कुंभी हो गया। तो जो पुराने रिकॉर्ड है और उसमें अगर कुंभी मिलता है तो मिल जाएंगे सर्टिफिकेट। ये थे हमारे साथ में दिव्यांग मंत्रालय महाराष्ट्र के अध्यक्ष बच्चू कडू, जिन्होंने खास तौर से मराठा आंदोलन की में जो मनोज जरांगे पाटिल अनशन कर रहे थे, जिन्होंने पानी तक बंद कर दिया, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उनको समझाने का काम सरकार से नहीं हो सका, लेकिन विधायक बच्चू कडू ने ये कर दिखाया, और आज उनका अनशन पूरा हुआ। मराठों की जो रिजर्वेशन की बात थी वो कहीं ना कहीं अभी थम चुकी है, और सरकार ने इस पर आश्वासन दिया है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ में अरशाद अहमद, अमरावती। चामराजनगर जिले में बारिश की कमी को लेकर प्रदेश बीजेपी द्वारा सर्वे टीम भेजी गई है। इस टीम का नेतृत्व बीजापुर शहर के विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने निभाया है। इस दौरान बसनगौड़ा ने राज्य की सरकार गिराने की बात कह डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने डिप्टी CM DK शिव कुमार को जेल में बंद होने की भविष्यवाणी भी कर ली है। वहीं बसनगौड़ा जिले में कदम रखते ही बारिश होने से उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली साबित किया। साथ ही कहा कि पापी सरकार रहने से बारिश की कमी रही है, लेकिन अपने कदम रखते ही बारिश शुरू होने पर अपने आप को भाग्यशाली समझा।
ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರಗಾಲ ಭೀಕರವಾದಂಥ ಬರಗಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲ್ಗುಣದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕಡೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹತ್ತಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹೂವಿನ ತೋಟ, ಟೊಮಾಟೊ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ರಾಜ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಣತರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಏನು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹುರುಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಳೆ ಅಂತೂ ಗೊನೆನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೂವಿನ ಏನು ಸೇವಂತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ರೈತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೂರ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೀತಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಂದಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಾಟ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಉಚಿತ, ಎಲ್ಲ ಉಚಿತ, ಅವನಿಗೆ ಉಚಿತ, ಇವನಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಂತ. बिहार में 26 नवंबर को वैशाली जिले सहित प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम चौपाल लगाया जाएगा, जिसमें देश भर में जातीय जनगणना लागू किए जाने की मांग की जाएगी। साथ ही नई शिक्षा नीति का विरोध सहित अन्य मुद्दों को लेकर ग्राम चौपाल लगाया जाएगा। ये बातें सोमवार को वैशाली जिले के पातेपुर के पूर्व विधायक का प्रेमा चौधरी के आवास पर आयोजित ग्राम चौपाल बैठक के दौरान राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कही। कार्यक्रम को सफल बनाए जाने को लेकर वे पातेपुर पहुंचे थे। यहाँ की व्यवस्था की भी जानकारी ली गई है। ये हमें जगाने के लिए आए, आपको साबित करना होगा कि हम जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं। जब आप लोगों ने 3 बार हम पर मेले बुलाया और करके विपरीत परिस्थिति में वो इसी दम से आगे की लड़ाई हम लोग को लगी है। और मैं आह्वान करती हूँ 26 को हम लोग पुनः मिलेंगे और इसी दम और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बहुत देर से जब सेल्फ है इसका मतलब और जब वो चला जाएगा सरकार का वहाँ से अधिकार खत्म हो जाएगा, गरीब के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, फीस नहीं दे पाएंगे। सरकार जो समाजवादी सरकार पर हुआ करती थी, जो समाजवादियों का सोच था कि पढ़ाना सरकार का काम है, वो अब पूंजीपतियों को सब। तो क्या नई शिक्षा नीति में एक ही बिंदु पर आप विरोध कर रहे हैं? बिंदु है, आप जाकर इसीलिए थोड़ी चले। जैसे आम जनता को 2-3 बिंदु बता दीजिए सर। 3000 जहाँ महाविद्यालय में 3000 से कम बच्चे रहेंगे, उस विद्यालय को बंद करके उनके बच्चे को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब बताइए कि जो हिंदू इलाके हैं वहाँ अगर बच्चे महाविद्यालय बंद हो जाएगा तो कैसे इंग्लिश कॉलेज में पढ़ने जाएंगे? नहीं पढ़ने जाएंगे, यानी वो शिक्षा दूसरे में तो मर्ज किया जा रहा है ना सर स्कूलों को? हम बोल रहे हैं कि मर्ज किया जा रहा है ना, लेकिन 5 का बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? जी, इसलिए इसको हम लोग विरोध करते हैं। तो मैडम से जी जी बेरोजगारी के विरोध में स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ बोल नहीं रहे बंद करने के इसी विरोध का। रांची में मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य भर से प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की सहभागिता देखने को मिली। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में जिला चुनाव प्रबंधन पर विशेष फोकस रहा। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि निर्वाचन कार्यों में अत्यंत गंभीरता और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी पदाधिकारी नियमों और
मैनुअल का नियमित अध्ययन करते रहें। निर्वाचन कार्यों में कहीं भी महज अंदाजा लगाकर काम नहीं करना है। साथ ही उन्होंने चुनावी जोखिमों के प्रबंधन एवं पुलिस बल की तैनाती आदि विषय पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। वो आज जिला का उप निर्वाचन पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर, डीएसपी सबका ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान तैयारी करने के लिए, कोई भी इलेक्शन का तैयारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान का प्रिपरेशन शुरू होती है, उसका संबंधित तैयारी के लिए सभी पदाधिकारी सभी जिला का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बागलकोट शहर बीवीवी संस्थान के आयुर्वेदिक कॉलेज में राष्ट्रीय 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस दौरान बिना चूल्हा सिलगाए हुए खाने के व्यंजनों को बनाने का कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिस कंपटीशन में बर्फी, लड्डू, केसर, पिस्ता जैसे जूस के अलावा अन्य व्यंजनों को बनाया गया। इस दौरान भारतीय आहार परंपरा को सेहतमंद तरीकों में बनाने के साथ उपयोग करने के गुर सिखाए गए। ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥರ್ಥ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಾನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಾವು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂದರೆ ಎನಿಮಿಯಾ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ನಾವು ಪಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿನ್ ವೀಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಜೂರ ಲಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶುಭಾಂಗಿನಿ. ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ PG स्कॉलर। चतरा में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था। ये कैंडल मार्च हटरंगंज फील्ड से शुरू होकर चौक, हॉस्पिटल, शहर थाना होते हुए निकाला गया। वहीं कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज भुइया ने बताया कि यह मार्च टुनटुन मार्केट हटरंगंज में काम कर रहे नाबालिग बेटी के लिए है, जिसकी हत्या कर दी गई है। उसी को न्याय दिलाने के लिए इस कैंडल मार्च को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग चैन की नींद नहीं लेंगे और जरूरत पड़ने पर समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। साथ ही मृतका के परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई है। अभी तक उसमें मात्र 2 लोग का किया गया है सर, और जो मुख्य आरोपी हैं 4 लोग जो बिंदास घूम रहे हैं निडर से, और नहीं उनको टुनटुन मार्केट को अभी तक बंद किया गया है और नहीं उसमें कोई तरह का अति नहीं है। उनके 2 ही लोग थे आरोपी के, जो नाम अभी जो आया था जो सुरक्षा पूर्व जाके वो अभी जाके कोर्ट में सिलेंडर किए हैं। और प्रशासन के ओर से अभी तक कोई जो हमारे अरुण चौरसिया जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं दिन दहाड़े बिंदास घूम रहे हैं, न उनको कोई प्रशासन अभी तक पकड़ने के लिए जा रहा है, न कोई खोजने के लिए न कुछ कहने के लिए जा रहा है। क्या मांग करते हैं? इसलिए हम लोग जो भी आरोपी जो 4 आरोपी अरेस्ट जो नहीं हुए हैं उनको अरेस्ट के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। गुहार सरकार से और यहाँ के प्रशासन से लगा रहे हैं सर, हाथ जोड़ के निवेदन भी उनसे कर रहे हैं सर कि जो राजू और रोहित का जो नाम छूट गया है उनका भी नाम जोड़ा जाए, और जो सरकार का जो नीति में है कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। जो इस तरह का जो दर्दनाक घटना का अंजाम देने के लिए जो किया गया है भूया जाति समाज के बच्ची पर, इस तरह का ना हो, इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को और यहाँ का व्यवस्था को प्रशासन को कहना चाह रहे हैं। मुस्कान तो 2 साल से काम करती थी टुनटुन मार्केट, तो कुछ दिन ऐसे वहाँ पर ही रहती थी। जब छोटी थी नहीं 1-2 साल में बहुत उनको लगा ऐसे 13 साल हो रहा है कि काम मुस्कान कमा करते हैं ना टुनटुन मार्केट, वहाँ पर ही फांसी लगा ली हैं। उतने देरी में हम चल गए हैं टुनटुन मार्केट दौड़कर ऊपर गए से टुनटुन मार्केट के महिला जितना घर वाला परिवार थे ने से आधा लेडीज नीचे था अपना रूम में, आधा लेडीज ऊपर में था।
मतलब जहाँ पर लाश था ने वहाँ पर ही गए थे। हम देखे थे अरुण चौरसिया का और टुनटुन मार्केट के जितना फैमिली था सो उनको सबके देखे थे। और फिर हम लोग रोने लगे देख के अपना लाश को। तो हम लोग पर उन लोग डांटने लगे कि हल्ला ना करो, यहाँ से लाश ले जाओ जल्दी। तो उतने देरी में 5 मिनट हम लोग वहाँ रोने का गाने लगे। कभी उसमें लाश नहीं देखे थे। हम रोने लगे। हम ननद थे, 2 एगो थे वहाँ पर लेडीज़ में। तब उतने देरी में 5 मिनट में अरुण चौरसिया का वहाँ पर ही खड़ा थे। अरुण चौरसिया अपना ड्राइवर तक फ़ोन करके बुलाएं और पीछे के गेटे से लाश निकलवा कर और घर भेज दिए। गिरफ्तारी अभी मात्र 2 आदमी का हुआ है, जबकि उसमें राजू और राजा और एक रोहित, ये 3 गो अभी जो है सो खुलेआम घूर रहे हैं। और ऐसा हम लोग को पता चल रहा है कि साइड से वो धमकी वगैरह भी दे रहे हैं पीड़िता के माता पिता को। तो चौरसिया जी भी उसमें है, बीजेपी से शायद उनका अच्छा खासा लगाव है और वो भी जो है बहुत पैरवी कर रहे हैं उस केस में। और केस को कुल मिला करके है रफा दफा करने के मूड में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमको लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं मिली भगत है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बलात्कार को छुपाया गया है और वाकई में मर्डर किया गया है उसको भी छुपाया गया। चामराजनगर में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को जिलाधिकारी शिल्पनाग ने आसमान में कबूतरों को उड़ाने के साथ शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता को अति आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि खेलकूद पर ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखना होगा तो एक सिक्के के 2 चेहरों के जैसे ही खेलों को दर्जा दिया जाना चाहिए। बनमनखी में समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण पूर्णिया कोट, बनमनखी तथा बिहारीगंज का किया गया। वहीं बनमनखी जंक्शन पर करीब 1 घंटे तक अमृत भारत महोत्सव योजना से बन रहे रेलवे प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो निरीक्षण था वो सुरक्षा और संरक्षा के संबंधित था। साथ ही इस दौरान डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। नहीं, मामला यही है कि जल्दी करें निर्माण और जितनी दुकानें हैं उनको पीछे हटा लिया जाए, जिससे कि सर्कुलेटिंग एरिया नई डेवलप हो सके और जो निर्माण है उसकी गुणवत्ता की जो है सही जांच की जाए, उसका सर्टिफिकेट वगैरह सब मेंटेन करें, अपने सारे कागजात दुरुस्त रखें, यही निर्देश दिया गया है। क्या बनमनखी रेलवे जंक्शन के उपरांत जो खाली जमीन पड़ी है उस जमीन पे फुटकर विक्रेता का दुकान लगाना क्या संभव है सर? देखिए, अभी जो लीजिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से नई दुकानें तो हम लोग अलॉट नहीं कर रहे हैं, जो पुरानी हैं उन्हीं का रिन्यू करते हैं। बट बाद में कमर्शियल डेवलपमेंट जब इसका पुनर्निर्माण होगा तो जो लैंड हमारे पास है उसमें कुछ कमर्शियल व्यावसायिक डेवलपमेट भी होगा। नहीं, जो सर नीचे में डेली बाय डेली जो दुकान लगाते हैं, क्या वो दुकान लग सकता है सर? क्या जो फुटकर विक्रेता हैं? देखिए, फुटकर विक्रेता तो अतिक्रमण नहीं करते हैं, वो तो जब हाट लगती है तब आते हैं, तो उसमें हमारा ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं। जब तक वो हमारे आवागमन को, मतलब पैसेंजर से आवागमन को अवरोधित नहीं करते हैं तब तक हमें उनसे कोई परेशानी वैसे नहीं है। हाटे बाजारे को हमने 4 दिनों का प्रस्ताव दिया है कि आप 4 दिन हाटे बाजारे को आप ले जाइए इधर से, क्योंकि पूरा कलकत्ता का व्यापारी मानसी से डायरेक्ट ट्रेन है, लेकिन पूर्णिया मधेपुरा से डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए आप मधेपुरा पूर्णिया बनमनखी से हाटे बाजारी को आप क्लियर करें। चौथी चीज़ थी कि कोसी और जानकी नगर में अभी वो रुकेंगे भी। जानकी नगर हमने कह दिया कि एक बार आप रुक करके देख लीजिए। जानकी नगर का मैंने कोसी और इसका कहा कि इसको करिए। दूसरा चीज़, जानकी एक्सप्रेस को कोर्ट स्टेशन के लिए मैंने कहा कि हर कीमत पर इस कोर्ट स्टेशन में रुकना चाहिए कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तीसरी चीज़, जनहित जो सहरसा में हमने लाया था, उसके पास समय यदि है, समय अत्यधिक है, तो जनहित यदि जैसे रात्रि में पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन होती है, तो यदि जनहित यदि हमको पूर्णिया कोर्ट से यदि शुरू हो जाए, जो मेरे लिए मैं समझता हूं कि इस इलाके के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हम रात में जाएंगे पटना सीधा सो करके, तो जनहित पूर्णिया कोर्ट से सहरसा को पूर्णिया हम जनहित को कर सकते हैं।
तो जनहित पर हमारी बातचीत हुई। और इसी तरह कुर्सेला से रुपौली, बिहारीगंज, बड़हरा, मुरलीगंज होते हुए, जदिया होते हुए भीमनगर, जो रेल का शिलान्यास हमने किया था उसमें एलईडी भी डाल दी गई थी, जिसमें सर्वे के लिए, जमीन अधिग्रहण के लिए पैसे भी कुछ आए थे। अभी तक 20 साल के बाद यदि हम जिस चीज में नहीं पढ़ रहे, क्या वो नहीं होगा? तो इसीलिए मैंने कहा कि इस कामों को आप तेजी में करिए, ताकि कुर्सेला से डायरेक्ट लुक लाइन हम भीमनगर, बड़हरा, बिहारीगंज, रुपौली, भवानीपुर, जदिया को हम जोड़ सकते हो। तो एक तो ये महत्वपूर्ण था। बिहारीगंज को कैसे हम मुख्य धारा से, बिहारीगंज से बख्तियारपुर के लिए हमने कहा कि उसको, ताकि मुख्य धारा सीधा बनमनखी से हम, हमारे पास शॉर्ट एक मिनिमम मिलेगा, उस पर भी हमारी बातचीत हुई। चौथी अंतिम बातचीत हमारी हुई कि कैसे हम पूर्णिया जंक्शन से डायरेक्ट या कटिहार से डायरेक्ट फारबिसगंज होते हुए हम राजधानी को, सुपौल होते हुए हम दिल्ली के लिए करें। लद्दाख में जीओसी फायर एंड फ्यूरी कॉप ने परिचालन और सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सैनिकों के साथ बातचीत की और चुनौतीपूर्ण इलाके और कठोर मौसम की स्थिति के बावजूद उनकी दृढ़ता और समर्पण की खूब सराहना की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।